नमस्कार स्टूडेंट, विकास स्टडी में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार। स्टूडेंट, इससे पहले इसमें जो क्लासेस चल रही हैं वो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से है और हमने 14 से लेकर पूरा 29-30 तक सारे अनुच्छेदों के बारे में विस्तृत चर्चा किया है। और आज का एक और अनुच्छेद छूट गया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें जो है बहुत सारे ऐसे कुछ पॉइंट छूट जाते हैं, जैसे एग्जाम में जो अधिकतर आने वाले फैक्ट टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो छूट जाएंगे। उसको जो हम अगले वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कुछ ऐसे जो है क्वेश्चन हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि आपातकाल के समय कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सारे मौलिक अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं, मगर वो कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं उनको खत्म नहीं किया जा सकता। जैसे आपातकाल के समय, मिलिट्री राज के समय सारे अनुच्छेदों को, अब आपके मूल अधिकारों को खत्म कर दिया जाता है, लेकिन दो ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिनको बर्खास्त नहीं किया जाता है। वो कौन से अनुच्छेद हैं, आपसे वो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप बताइएगा। मैं उसको मैं देखूंगा और आपका जवाब दूंगा। और आगे की जितने भी इससे संबंधित वीडियो हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर जो है सारे वीडियो को आप देखिएगा। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। मूल अधिकारों की घोषणा तब तक अर्थहीन, तर्कहीन एवं शक्तिहीन है जब तक कि उसे कोई सरकारी मशीनरी लागू करने के लिए न हो। जितने भी हमारे भारतीय संविधान के मूल अधिकार में जितने भी मूल अधिकारों के बारे में घोषणा किया गया है वो तब तक अर्थहीन, शक्तिहीन और तर्कहीन होते हैं जब तक कि उसका संचालन, उस अनुच्छेद का संचालन करने के लिए कोई सरकारी मशीनरी न हो, कोई प्रावधान न हो और उसके लिए कोई दंड न बनाया गया हो, तब तक वो जो है कोई उसका जो है कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई भी कितने भारतीय संविधान हो चाहे मौलिक अधिकार हो, अगर उसका जो है उसके बारे में जो सरकारी मशीनरी संचालित कर रही है या फिर कोई उसका सरकारी दंड का प्रावधान है, कानून है उसका, तब वो जाकर जो है पूर्ण रूप से जो है मौलिक अधिकार हो चाहे भारतीय संविधान हो, आपको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होगा निचले स्तर पर। अगर देखेंगे तो कुछ इसमें पॉइंट है। दूसरे शब्दों में कहें तो मूल अधिकार का संरक्षण स्वयं मूल अधिकार ही है। मूल अधिकार का संरक्षण मूल अधिकार स्वयं है। जैसे कि जितने भी ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार को आगे पढ़ाया जाएगा, मूल अधिकार की आत्मा और हृदय कहा गया है, तो अनुच्छेद 32 ही मूल अधिकार में आता है। और जितने भी इससे पहले जितने भी मूल अधिकार पढ़ाए गए हैं तो उसका स्वयं मूल अधिकार अनुच्छेद 32 संरक्षण करता है, उसकी देख रेख करता है। उसके लिए सारे अनुच्छेदों का अनुच्छेद 32 एक सुरक्षा कवच है। इसीलिए कहा गया है कि मूल अधिकारों का संरक्षण स्वयं मूल अधिकार ही है, यानी स्वयं मूल अधिकार सुरक्षा कवच कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को ही मूल अधिकारों का मूल अधिकार ही कहा गया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। डॉक्टर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो भारतीय संविधान के निर्माण करता थे, जो भारतीय संविधान के पिता कहे जाते हैं, उन्होंने अनुच्छेद 32 को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। और आगे क्या कहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय एवं आत्मा है। अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार का संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। जिस तरह से कोई भी व्यक्ति है उसके शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो उसका हृदय होता है और आत्मा होती है, उसी तरीके से भारतीय संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई पॉइंट है, कोई भी अगर चीज है तो वो मूल अधिकार है। मूल अधिकार में संवैधानिक उपचारों का यानी अनुच्छेद 32 है इम्पोर्टेंट। अगर कि व्यक्ति को मूल अधिकारों का हनन होता है, अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। कोई भी व्यक्ति है,
चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो या आम जनता हो, तो सरकार के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या सरकारी निकाय के द्वारा जो पंचायती जो सरकार होती है, पंचायती सरकार या ग्राम स्तर की सरकार, अगर आपके मूल अधिकारों का वो सरकारें हनन करती है तो आप सीधे उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, गुहार लगा सकते हैं। अनुच्छेद 32 नोट है, उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति का मतलब कि अगर किसी व्यक्ति का अगर मूल अधिकारों का हनन किया जाता है तो अनुच्छेद 32 ये सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार या ये पावर देता है कि उसके जो है मूल अधिकारों का हनन हो रहा है व्यक्ति, तो आप उसको जो है उसकी आप अपने स्वयं देख रेख करेंगे और देखने के बाद उसकी जांच करेंगे और जांच करने के बाद जो पाया जाता है दोषी या फिर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन स्टेट गवर्नमेंट की है या केंद्र सरकार की है, तो उसके बारे में आप व्याख्या करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय व्याख्या करेगा और व्याख्या करेगा और बताएगा सरकार को, किसी भी सरकार को, या सर्वोच्च केंद्र सरकार की सरकार हो या राज्य सरकार की सरकार हो, तो उसको बताएगा कि हाँ आप जो है इसके व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करते हैं और भारतीय संविधान का मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट ये जो है ये बातें कही गई हैं। आप जो है उसकी व्याख्या करता है, यानी पूर्वावलोकन करता है। व्याख्या करने का अधिकार यानी अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को व्याख्या करने का अधिकार देता है, वही न्यायिक पूर्वावलोकन का अधिकार देता है। एक उच्चतम न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों से संबंधित 5 प्रकार के रिट जारी करता है। मूल अधिकारों से संबंधित किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन अगर किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है, यानी आदेश जारी करता है, रिट जारी करता है। पहला क्या है, इसमें 5 प्रकार क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण एक पॉइंट को हम लोग विस्तृत इसके बारे में चर्चा करेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, शरीर का पाना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का ये लैटिन शब्द है, शरीर का पाना। यह लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सशरीर प्रस्तुत किया जाए। यह उस व्यक्ति के लिए जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है। यह उस व्यक्ति के लिए जारी किया जाता है जब किसी भी व्यक्ति को कोई, चाहे सरकार, चाहे प्राइवेट आदमी, चाहे कोई जैसे कि बाहुबली हो, चाहे कोई ट्रस्ट हो, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार, उसको हिरासत में दे दी हो, उसको हिरासत में दे दिया हो। हिरासत में ले लेने के बाद तो सर्वोच्च न्यायालय के पास अगर आप जाएंगे तो सर्वोच्च न्यायालय उस व्यक्ति के द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ जो है उसके रिट जारी करता है और उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाने और न्यायालय मामले की जांच करता है और उसे कहता है कि आप सर्वोच्च न्यायालय के हमारे न्यायालय के पास आइए और उसकी जो है उस हिरासत में लिए व्यक्ति के जो है जांच करता है। जांच के दौरान यह पाता है कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति अवैध रूप से बंदी है। हिरासत में जांच करने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति अवैध रूप से कोई जुर्म नहीं किया है फिर भी हिरासत में लिया गया या बंदी है तो उस स्वतंत्र करने का अधिकार देता है। तो उसे जब जांच कर देता है तो पाता है कि ये व्यक्ति जो है हिरासत में अवैध रूप से लिया गया, ऐसा कोई दोष नहीं है, तो उसको जो है स्वतंत्र कर यानी छोड़ देने का आदेश देता है। नोट, यह रिट सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत दोनों के लिए जारी किया जाता है। यह रिट सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सरकारी जो निकाय होते हैं, उत्तर सरकार जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार या पंचायती सरकार जो होती है उसके खिलाफ और निजी संस्थान के लिए, जैसे बहुत सारे निजी ट्रस्ट हैं, बहुत सारी निजी कंपनियां हैं, उसके खिलाफ, यानी ये रिट जो है निजी और सार्वजनिक दोनों के लिए जो जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखना है। नोट, यह रिट जारी नहीं किया जाता। यह रिट किसके खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता है? हिरासत में लिया गया व्यक्ति कानून सम्मत हो, मतलब हिरासत में लिया गया व्यक्ति को कानून सम्मत होकर कानून उसको जो है
कानून को उसको जो है आदेश दे दिया गया है हिरासत में लेने के लिए, तो उसके खिलाफ जारी नहीं कर सकते हैं। कार्रवाई किसी अवमानना के तहत की गई हो, तो अगर कोई व्यक्ति अगर कानून या विधि का उल्लंघन किया है, अवमानना किया है, तो उसके खिलाफ अब रिट जारी नहीं किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा हिरासत में दिया गया है, कोई व्यक्ति जैसे न्यायालय में रहता है, जज ही आदेश दे देता है कि इसको हिरासत में दे दिया जाए, तो उसके खिलाफ जो है व्यक्ति को जो है आप रिट उसके खिलाफ जारी नहीं कर सकते हैं। दूसरा परमादेश, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश एक उच्च आदेश है जिसके माध्यम से लोक प्राधिकारियों को अपने वैध कर्तव्यों का पालन करने के लिए आदेश देता है। यह एक परमादेश एक उच्च आदेश है जिसके माध्यम से लोक पदाधिकारी, जैसे कि जो पब्लिक वेलफेयर जो काम कर रहे हैं, जो लोक पदाधिकारी हैं, जैसे केंद्र सरकार के बहुत सारे ऐसे IAS PCS अधिकारी हैं, सचिव हैं, राज्य सरकार के बहुत सारे ऐसे IAS PCS अफसर हैं और सचिवालय संबंधित सचिव हैं, तो उनको अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आदेश देता है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करिए। एवं न्यायालय को लगे कि सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानून संबंधित दायित्वों का पालन, अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगे कि वो जो लोक पदाधिकारी हैं वो अपने कर्तव्यों का पालन ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो न्यायालय कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देता है। अगर मान लीजिए कि जो कोई भी व्यक्ति है, अगर सरकारी कर्मचारी है, जिसे डीएम है, सपोज दैट एक व्यक्ति का नाम लेकर समझा रहे हैं, अगर डीएम है अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ जो है कोर्ट जाकर आप जो है उसके खिलाफ रिट दाखिल कर सकते हैं। तो कोर्ट पाए कि हाँ ये व्यक्ति जो है सरकारी पद है, लोक पद पर बना हुआ है लोक कल्याण के लिए, तो अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं कर रहा है, तो उसके कर्तव्यों को पालन करने के लिए आदेश देता है। न्यायालय आदेश देगा, व्यक्ति को, उस पदाधिकारी को आदेश देगा कि आप अपने कर्तव्यों को ठीक ढंग से पालन करिए। नोट है, यह सरकार तथा अधीनस्थ न्यायालयों, न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी किया जाता है। ये किसी भी व्यक्ति को जारी किया जा सकता है रिट, जैसे कोई भी बहुत बड़ा लोक पदाधिकारी हो, पब्लिक वेलफेयर पर जो है बहुत बड़ा अफसर हो, या सचिवालय संबंधित सचिव हो, या न्यायिक से संबंधित जज हो, जज उसके खिलाफ भी अगर वो भी कर्तव्यों का पालन ठीक ढंग से नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ जो है आप रिट दाखिल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी अपने समय पर नहीं आते हैं, ऑफिस में नहीं आते हैं, आएंगे चले जाएंगे, लोग पब्लिक का जो है काम नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ भी आप रिट दाखिल कर सकते हैं। यह किसके खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता है? यह निजी संस्था या व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जाता। कोई निजी संस्था है, जिसे ट्रस्ट हुआ या किसी व्यक्ति का पर्सनल जो है उसका जो है निजी कंपनी है, तो उसके खिलाफ ये रिट दाखिल नहीं किया जा सकता है। जो सरकारी पदाधिकारी जो होते हैं उनके खिलाफ ये रिट दाखिल कर सकते हैं। अधिकार परीक्षा, इसका आदेश न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में कार्य कर रहे लोक पदाधिकारी की जांच किया जाता है। अधिकार परीक्षा, इसका आदेश न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में कार्य कर रहे लोक पदाधिकारी की जांच किया जाता है। जो सार्वजनिक पद पर जो बना हुआ व्यक्ति है, तो उसके जो है उसमें कार्य कर रहा है, उस कार्य की जांच करने के लिए अधिकार परीक्षा गृह रिट दाखिल किया जाता है कि वह पदाधिकारी अपने पद पर किस अधिकार से कार्य कर रहा है। जैसे कोई भी व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे जो है सरकारी पदाधिकारी होते हैं, पता नहीं कि वो किस पद पर होते हैं और कौन सा काम कर रहे हैं, तो अपने पदाधिकारी को अपने पद पर किस प्रकार से अधिकार से कार्य कर रहा है, किस अधिकार से कार्य कर रहा है तथा उसके द्वारा का औचित्य सिद्ध न होने पर उसके पद से रोका जा सकता है। अगर जांच के द्वारा अगर पाया जाता है कि वो व्यक्ति पदाधिकारी अपना पद का कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं कर रहा है और औचित्य सिद्ध नहीं होता है
उसके कर्तव्यों का पालन, तो उसके खिलाफ अपने उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए ये रिट जारी किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। नोट, यह आदेश सार्वजनिक प्राधिकारी के लिए जारी किया जाता है। ये आदेश जो है सार्वजनिक प्राधिकारी, जो सरकारी प्राधिकारी उसके लिए जारी किया जाता है। निजी पद के व्यक्ति के लिए नहीं जारी किया जाता है। जो निजी पदाधिकारी होते हैं, जैसे प्राइवेट कर्मचारी, काम करने वाले अधिकारी होते हैं, उनके खिलाफ नहीं जारी किया जाता। प्रतिषेध, दोस्तों एक प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये दोनों न्यायिक से संबंधित है। वो सार्वजनिक प्राधिकारियों से संबंधित रिट दाखिल किया जाता था। जैसे कुछ ऐसे उसमें पढ़े होंगे कि सार्वजनिक जो पदाधिकारी उनके खिलाफ रिट दाखिल किया जाता था, कुछ ऐसे निजी पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ जारी किया जा सकता है। मगर प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक जो प्रक्रिया में बने हुए जो पदाधिकारी उनके खिलाफ जारी किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ है रोकना। यह आदेश उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को देता है। यह आदेश प्रतिषेध उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ यानी हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय को यह आदेश देता है। क्या आदेश देता है? अगर अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकारिता क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहा है तो और विधि का उल्लंघन कर रहा है तो न्यायिक कार्रवाई रोकने का प्रतिषेध कर रहा है। कोई अगर अधीनस्थ न्यायालय अपने कार्य क्षेत्र से, जो उसका कार्य क्षेत्र दायरा है, उसके कार्य क्षेत्र दायरे से अगर बाहर कार्य कर रहा है, अगर बाहर कार्य कर रहा है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर जांच के द्वारा अगर पता चल जाता है तो वो व्यक्ति के द्वारा जांच के द्वारा पता चल जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकारियों क्षेत्र से बाहर अगर कार्य करता तो विधि का उल्लंघन किया है, अगर विधि का उल्लंघन कर रहा है तो न्यायिक कार्रवाई रोकने का प्रतिषेध देता है। अगर जांच के द्वारा उच्च न्यायालय को पता चल जाता है कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा है और विधि का उल्लंघन कर रहा है तो उस कार्य को वहीं पर रोकने का आदेश दे देता है। उत्प्रेषण, यह एक न्यायिक रिट है जो उच्चतम न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है। ये भी उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है, या उत्प्रेषण भी अपने उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को भी जारी करता है। अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय दे दे तो अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर अगर निर्णय दे देता है, जैसे कि उसके जो है अधिकार क्षेत्र में कोई कार्य ना हो, कोई निर्णय ही ना हो, जैसे कि सपोज दैट जैसे कि कोई किसी भी न्यायालय के खिलाफ अगर न्यायालय है, जज है, न्यायालय है तो उसके अधिकार क्षेत्र में जो एरिया ना हो, जो व्यक्ति ना हो, या कोई भी ऐसा निर्णय जो अधिकार क्षेत्र से उसके बाहर हो तो उस पर अपना निर्णय दे देता है तो उसके खिलाफ जो है ये रिट दाखिल की जाती है। और सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय दे दे तो उच्चतम न्यायालय सभी दस्तावेजों, और अगर निर्णय दे देता है तो उच्चतम न्यायालय कहता है कि नहीं आप रोक दीजिए कार्रवाई को, अपने जितने भी दस्तावेज हैं, जो दस्तावेज है आप हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ सेंड करिए, आप इसकी कार्रवाई को हम अब देखेंगे, हम देखेंगे क्या गलत है क्या सही है, आप अपने अधिकार क्षेत्र में रखकर कार्य किए हैं कि नहीं किए हैं, इसके बारे में अब हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट, प्रतिषेध उस समय जारी किया जाता है जब किसी मामले की कार्रवाई अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जारी हो पर उस पर कोई आदेश न दिया गया। यह प्रतिषेध उस समय जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है जब कोई कार्रवाई चल रही है मगर निर्णय को अधीनस्थ न्यायालय नहीं दिया हो, और उत्प्रेषण उस समय जारी किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय अपने न्यायिक कार्रवाई के बाद निर्णय दे दिया हो। जब निर्णय दे दिया हो तो उस समय जो है प्रतिषेध रिट दाखिल की जाती है। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। इसके एक और वीडियो आएगी और जो हम शुरू में जो आपसे प्रश्न पूछे हैं उसके बारे में आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है दीजिएगा, मैं उसको जो है मैं देखूंगा और उसके बारे में समीक्षा होगी। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू।